हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECC 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम फिर से बात करने वाले हैं ब्लॉक नंबर फर्स्ट यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के यूनिट नंबर 3 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो यूनिट नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में, जहां पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रेड पॉलिसीज के बारे में कि जो ट्रेड पॉलिसी है वो किस तरीके से काम करती है, कैसे ट्रेड को इजी बनाया जाता है और ऐसे कौन से टाइम पीरियड है जहां पे ट्रेड को थोड़ा सा कंजस्टेड रखा गया, ठीक है, ताकि डोमेस्टिक टेरिटरी और डोमेस्टिक बिजनेसेस जो है वो ग्रोथ कर पाए। ठीक है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ISI पॉलिसी। ISI ये तो किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लग रहा है, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे हम टेररिज्म की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम जब बात करेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं ISI पॉलिसी। और ISI पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इसके और उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब कुछ हम कवर करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाइए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो ट्रेड पॉलिसी की बात करेंगे हम। तो देखो ट्रेड पॉलिसी मतलब क्या होता है कि ट्रेड को रेगुलेट करना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, ताकि जो भी ट्रेडर्स हैं वो भी एक्सप्लॉइट ना हो, उनके साथ कोई भी स्कैम ना हो। दूसरा जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको भी थोड़ी सी क्या मिले, राहत मिले। ठीक है, बिजनेसेस में ट्रेड पॉसिबल हो, क्योंकि हर एक बिजनेस जो है ना वो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से आते हैं और उसके लिए एक्सपेंशन होना क्या बहुत जरूरी है। जैसे कि हम हमेशा जो है ना बिजनेस को बहुत से स्टेजेस पे लॉन्च करना होता है। जब एक पर्सन अपने बिजनेस को डोमेस्टिक टेरिटरी में पूरी तरीके से फैला लेता है तो कोशिश करता है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी टच करे, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में भी उसकी गुड्स और उसकी सर्विसेज की डिमांड हो। तो इन सब कोशिश के लिए ना ट्रेड पॉलिसी होना क्या है, बहुत जरूरी है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फॉरेन इकोनॉमी, जब मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ तो फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर भी एंटर कर रहे हैं और जो एक गुड्स डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बढ़ रहे हैं उनकी डिमांड बाहर भी हो रही है, वो बाहर भी जा रहे हैं। यानी कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसे गुड्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं बन रही है, तो वो हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसी कुछ चीजें हैं जिनमें हमारी कंट्री बाकी और कंट्री से बेस्ट है, तो हम उन गुड्स को, उन सर्विसेज को बाहर एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। ये सब कब होगा, जब ट्रेड पॉलिसी क्या रहेगी, इजी रहेगी। इसी को बोलते हैं क्या, फॉरेन ट्रेड, कि हम फॉरेन कंट्रीज में भी अपने गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी कर रहे हैं और वहां पे सेल भी कर रहे हैं। रिजल्टिंग इन इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज के लोग भी हमारे गुड्स और हमारी सर्विसेज को खरीदें, ठीक है, और हमारी कंट्री भी जो गुड्स और जो सर्विस हमें जरूरी है हम भी वहां से ले सकते हैं। तो ये चीज होती है। इन प्रेजेंट टाइम्स इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी इज अ वाइटल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो हम जानते हैं कि अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी जो है ना वो बहुत जरूरी है, किसके लिए, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के लिए। इट कैन बी यूज्ड एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक तरह से ये यहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करना पड़ता है हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को फॉरेन कंपनीज के साथ में, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में। ठीक है, तो इससे बेनिफिट किसको मिलता है, कंज्यूमर्स को। उसको अच्छे गुड्स, अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, वो भी कम प्राइस पे। ठीक है, और दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि फॉरेन कंट्रीज जो हैं, ठीक है, उनके पास कुछ टेक्नोलॉजीज अच्छी हैं, कुछ गुड्स अच्छी हैं, कुछ सर्विसेज अच्छी हैं, तो वहां से चाहे तो मंगवा सकते हैं और उसको अपनी कंट्री में यूज कर सकते हैं, या फिर उनकी टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री के अंदर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए जो है ना इस तरीके से कहना है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है होती है इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं हमारे कुछ गुड्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर,
उनकी डिमांड हो रही है फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो ऐसे केसेस में जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं वो और ज़्यादा लेबर्स को और ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस जनरेट कर पाएँ और फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पाएँ, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे बढ़ेगी। तो ये हमारे पास एक और पॉजिटिव पॉइंट आता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, पॉवर्टी एलिविएशन फॉर एन इकोनॉमी। और सिंपल सी बात है, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो पॉवर्टी तो यहाँ पे एलिविएट होगा, क्योंकि पॉवर्टी यहाँ पे खत्म चली जाएगी। जब लोगों के पास जॉब होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा, तो धीरे धीरे लोगों की जो गरीबी है वो अपने आप ही क्या होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं, पॉवर्टी एलिविएशन। तो ये कुछ मेजर फायदे हैं जो ट्रेड पॉलिसी के जरिए एक इकोनॉमी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, ISI। अब इसको समझते हैं। तो इट इज अ ट्रेड पॉलिसी बेस्ड ऑन premise that developing country should attempt to substitute products it imports with domestically produced substitutes। अब इस बात को आपको समझाता हूं मैं कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक कंट्री और एक इकोनॉमी, ठीक है, कोशिश करती है कि हम जो है वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना रहे, जिन भी गुड्स और जिन भी सर्विसेज की हमें जरूरत है वो हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है। हम किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी भी गुड्स को लेके, किसी भी सर्विसेज को लेके, और कोशिश करेंगे अपना इंपोर्ट जो है कम से कम रखा जाए। वही सब चीजें यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। अब इसे होता क्या है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है। और हमेशा जब भी किसी कंट्री में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करता हूँ मैं, चाइना की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़े लेवल पे हुई है, हमारे रिसोर्सेज को बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट किया गया जब हम लोग गुलाम थे। लेकिन जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो ऐसे केसेस में क्या हुआ कि जैसे हम आज़ाद हुए, हमारी जो कंट्री है, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया कि भाई हम कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं करेंगे जब तक हमारी खुद की इंडस्ट्रीज, खुद के गुड्स, खुद की सर्विसेज, खुद के बिजनेस डेवलप करना नहीं शुरू कर देते, ठीक है। और जब डेवलपमेंट हुई, यानी कि एक लगे 20-30 साल, 2-3 डिकेड्स लगे डेवलपमेंट होने में, ठीक है, एक अच्छे लेवल तक आने में, उसके बाद जो है हमने कहीं ना कहीं एलपीजी पॉलिसी यानी कि 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जरिए ट्रेड पॉलिसी को अपनाया और फॉरेन ट्रेड्स को मंजूरी दी और अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में बदल दिया। तो वही चीज यहाँ पे है। तो देखो इसको दोबारा पढ़ते हैं एक बार। तो इट इज अ ट्रेड पॉलिसी, एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी होती है बेस्ड ऑन द premise that the developing country should attempt to substitute products its import with the domestically produced। यानी कि यहाँ पे हम अपने इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, उन गुड्स को, उन गुड्स से जो हमने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए हैं। तो इट इज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दैट वाज इज वाइड यूज फ्रॉम द एंड टू एंड वर्ल्ड वॉर। और ये लगातार यूज होती रही, खासकर वर्ल्ड वॉर तक, वर्ल्ड वॉर सेकंड तक, थ्रू मिड 1960। चलो फिर अब आगे देखते हैं। ISI हैज 3 मेजर टेनेट्स और प्रिंसिपल्स। जो ISI है उसके 3 मेजर प्रिंसिपल्स हैं, वो 3 प्रिंसिपल कौन से हैं वो देखते हैं। पहला क्या आता है, एन एक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू प्रमोट अ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एक एक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम इस पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिन भी गुड्स और जिन भी सर्विसेज को हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं उसे खुद की कंट्री में बनाना शुरू कर दें और उन गुड्स को और उन सर्विस को सब्स्टिट्यूट कर पाए खुद की बनाए हुए गुड्स और सर्विसेज से। जिससे क्या होगा, इंपोर्ट कम होगा, हम खुद की इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे, खुद ही कंट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे, बाकी किसी भी फॉरेन कंट्री पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। वो होता है इसका पहला पॉइंट। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टेंड टू ग्रो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो क्या हो जाएंगी, ग्रो करना शुरू कर देंगी। accustomed to protection from foreign competition। तो foreign competition है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। with no incentive to become more efficient which makes tenant to work adversely for country adopting ISI। यानी कि वो लोग जो ISI को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये प्रिंसिपल यूज करते हैं कि भाई उन्हें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज करना है, तो ऐसे केसेस में हम जो है वो खुद सारे गुड्स और खुद सारी सर्विसेज जनरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी डिपेंडेंसी बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे क्या हो जाए, कम हो जाए।
इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, प्रोटेक्टिव बैरियर्स। बहुत सारे प्रोटेक्टिव बैरियर्स लगाए जाते हैं ताकि लोग जो है वो इंपोर्ट कम से कम करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टैरिफ्स लगा दिए, भाई टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिया, जिससे क्या होगा कि अगर कोई पर्सन जो है वो फॉरेन कंट्री के गुड्स और सर्विसेज को बाय करता है तो उसको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है उसे वही गुड्स उसी के सब्स्टिट्यूट डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर चीप रेट पे अवेलेबल हो जाए, तो कोई पर्सन जो है वो सस्ते के चक्कर में अपनी कंट्री के गुड्स यूज करना शुरू कर देगा और फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टैरिफ्स एंड कोट्स प्लेस्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इन्वेंट, यानी कि टैरिफ्स और जो कोट्स हैं वो प्लेस करते हैं ताकि जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इन्वेंट इंडस्ट्रीज है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। टेंड टू कीप द डोमेस्टिक यूनिट्स इन अनकॉम्पिटिटिव एंड इनएफिशिएंट। तो इससे होगा क्या कि जो डोमेस्टिक यूनिट्स हैं वो कैसी रहेंगी, अनकॉम्पिटिटिव, यानी कोई भी कंपटीशन यहाँ पे नहीं होगा, एंड इनएफिशिएंट, यानी कि स्टार्टिंग में ट्रेड पॉलिसी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, ट्रेडिंग नहीं होगी, और ट्रेडिंग होगी भी तो विद इन बाउंड्रीज होगी, हम फॉरेन कंट्री से ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट और आगे पॉइंट क्या आता है, मॉनेटरी पॉलिसी। राशंस फॉरेन एक्सचेंज बाय मल्टीपल एक्सचेंज रेट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस करना वो भी मल्टीपल एक्सचेंज रेट की हेल्प से, सो एज टू चैनल द इंपोर्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट कैपिटल गुड्स। इंपोर्ट आर मेड डिफिकल्ट, यानी कि इंपोर्ट जो है वो डिफिकल्ट बन जाएगा और एक्सपेंसिव, डिस्करेजिंग द प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट। जिससे होगा क्या कि इंपोर्ट करना लोग जो है वो कम कर देंगे या फिर धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट आए। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट क्या आया कि एक एक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके, ग्रोथ उनके अंदर प्रोडक्टिव बैरियर्स लगाए गए और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी यूज की है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ आईएसआई इन इंडिया। आईएसआई का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा, आईएसआई यानी कि फिर से बोलूंगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पहला इम्पैक्ट क्या है, मार्केट कंसंट्रेशन, मार्केट कंसंट्रेट हो गया, ठीक है, यानी कि मार्केट जो है वो कंजेस्टेड रह गया। हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कभी ओपन किया ही नहीं, स्टार्टिंग लेवल पे हमने ट्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवाई फॉरेन कंट्रीज के लिए, यानी कि ना तो हम इंपोर्ट कर रहे थे ना ही हम एक्सपोर्ट कर रहे थे फॉरेन कंट्रीज से, कोई भी डील हमारी नहीं होनी थी। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, हाई यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि जो बनाने की लागत है ना वो क्या हो गई, बढ़नी शुरू हो गई। आज पर आप देखोगे ना कि लोग जो है वो लिबरलाइजेशन के बाद, एलपीजी पॉलिसी के बाद या फिर आज के करंट टाइम में भी चाइना की गुड्स की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिया में उस लेवल की इनकम नहीं है कि वो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस की चीज़ों को खरीद पाए, क्योंकि हमारे वहाँ चीज़ें महंगी बनती हैं, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई 4 पैसे कम लेंगे, ठीक है, पर हम फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदेंगे। लेकिन चाइना जो है वो क्या करता है, वो उसका तो मेन मोटो ही क्या होता है कि यूज एंड थ्रो सिस्टम, कि अपना यूज करो और फेंक दो, तो उनका वही प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो लोग जो है उस के चक्कर में हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब हमारी कंट्री ने ये पॉलिसी यूज की तो हाई यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, यानी कि लोगों की जेब पे ज़्यादा असर पड़ रहा था जब लोग अपनी डोमेस्टिक कंपनीज के गुड्स और सर्विसेज को बाय कर रहे थे। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी ओवर वैल्यूएट हो गई। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट, एक्सट्रीम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, भाई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन पूरी थी, ये बात ही मैंने की कि प्रोडक्शन जब हमें डोमेस्टिक कंट्री के अंदर करना होगा, जैसे अगर आप देखो पुराने टाइम में जाके तो ज़्यादातर बिजनेस जो है ना वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ओन थे, गवर्नमेंट खुद ओन कर रही थी बिजनेस को। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ना प्राइवेटाइजेशन चालू किया, बहुत से बिजनेस को प्राइवेटाइज किया। हाँ, जहाँ पे सोशल वेलफेयर की जरूरत है ना वो गवर्नमेंट ने फुल्ली कंट्रोल में रखा अपने, तो वो चीज़ में यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या आता है, ठीक है, एडॉप्शन ऑफ ईएलजी। अच्छा, ये एडॉप्शन है, यहाँ पे पी हो रहा है, ठीक है भाई, एडॉप्शन ऑफ ईएलजी स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके बारे में मैं डीप में समझाऊंगा आप लोगों को आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एडॉप्शन ऑफ ईएलजी स्ट्रेटेजी यानी कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, ये हम एक्सपोर्ट चालू करेंगे धीरे धीरे स्ट्रेटेजी, दैट द इकोनॉमी स्टार्टेड ग्रोइंग एट फास्टर रेट, ताकि जो इकोनॉमी है वो और तेजी से ग्रो करे। लॉन्ग टर्म एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है ना वो क्या हो, ज़्यादा, जैसे पहले 5.5% था सक्सेसिवली टिल लेटर ईयर्स। जब 1990 आया तो हम सबको पता है कि 1991 में, ठीक है, क्या हुआ था, पॉलिसी आ गई थी एलपीजी, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया था, प्राइवेटाइज कर दिया था और ग्लोबलाइज कर दिया था। व्हेन ग्रोथ रेट पीक टू ग्रो 7% था, तो जो ग्रोथ रेट है वो बढ़े कितना हो गया, 7% हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कंपटीशन कहाँ से हो रहा था, फॉरेन कंट्री के बिजनेसेस से, इंडस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं जो गुड्स है वो भी एफिशिएंट बन रहे थे, इफेक्टिव बन रहे थे। दूसरा, जब फॉरेन कंट्रीज हमारा बिजनेस करने आ रही थी,
ठीक है, तो कैपिटल लेके आ रही थी तो कैपिटल बढ़ रही थी, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी शुरू कर दी हमने फॉरेन कंट्रीज की। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हमें यहाँ पे हुए जब 1991 में ट्रेड पॉलिसीज बनाई गई और कहीं ना कहीं मार्केट को ओपन किया गया, क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ जो हम गए। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। मैं धीरे धीरे ही आप लोगों को सारी ट्रेड पॉलिसी अलग वीडियोस में समझाऊंगा और उम्मीद है आप लोगों को सारे कंसेप्ट सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी बची हो, कोई भी डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप इसको जो करना है वो आ सकता है बोर्ड के सामने से।